हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ हेल्प एस्ट्रोलॉजी। आज की ये वीडियो मेरी एक पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन का पार्ट 2 होएगा, जिसमें मैंने आपको सैटर्न के पेंडिंग कर्मा बताए थे फ्रॉम हाउसेज 1 to 7। आज हम बात करेंगे फ्रॉम हाउसेज 8 to 12 सैटर्न के पेंडिंग कर्मा के बारे में और क्या क्या आप इसके रेमेडीज कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी और सिंपल हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि ये जो हाउसेज 8 to 12 हैं, ये थोड़े से मैं कहूँगा चैलेंजिंग होती हैं प्लेसमेंट यहाँ पे सैटर्न की, स्पेसिफिकली कुछ 3-4 हाउसेज में। इसलिए ये वाला जो पार्ट रहेगा वीडियो का काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा और मैं काफ़ी बार अपनी पर्सनल कंसल्टेशन में भी देखता हूँ कि लोग ये स्पेसिफिक प्लेसमेंट जब होती है सैटर्न की, दे कम मोर फॉर कंसल्टेशन, राइट। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सैटर्न विद 8th हाउस। सैटर्न 8th हाउस में एक प्लस पॉइंट है, सिर्फ एक प्लस पॉइंट, कि 8th हाउस कहीं ना कहीं डेथ ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। सैटर्न एक धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट है, राइट, पेशेंस से, स्लोली मूविंग। तो जब सैटर्न 8th हाउस में आते हैं तो हाँ, ये आपके डेथ या डिके ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है, इस प्रोसेस को बहुत ही स्लो कर देते हैं। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स इंक्लूडिंग मी, हम ये प्रेडिक्ट इजीली कर सकते हैं कि यहाँ पे सैटर्न 8th हाउस किसी का है तो आपकी जो आयु है वो लंबी होगी, मोर देन एवरेज आप जिएंगे। नंबर 1। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे एक राशि का भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। राशि का डिफरेंट प्लैनेट अगर 8th हाउस में है सैटर्न के साथ एनिमी प्लैनेट, तो भी आपकी लाइफ यहाँ पे लंबी देखी जाती है। लेकिन पर आपको कोई ऐसा लॉन्ग डिजीज यहाँ पे सैटर्न दे सकते हैं बुरी युतियों में, जिससे कि आपका जो मतलब लाइफ होएगी वो धीरे धीरे पेनफुल आपका एक एंड आएगा। तो ये सैटर्न का यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेट माना जाता है। 8th हाउस साथ ही साथ आपके इन लॉज का भी होता है और मेजॉरिटी केसेस में इररिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे कौन सा साइन है, ये बार बार देखा गया है कि सैटर्न कुछ ना कुछ आपके और आपके इन लॉज में दूरी ले आते हैं। वो रिश्तों में एक क्या कहते हैं उसको, सावरनेस ले आते हैं। तो कभी भी आदमी अपने इन लॉ से खुश नहीं होता, और स्पेशली जो मेल हैं जिनके 8th हाउस में सैटर्न होता है, वो बार बार उनकी कोई ना कोई शिकायत होती है अपने वाइफ के इन लॉज के रिलेटेड। उनको गलियाना, शिकायतें करना, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तेरे इन लॉज ऐसे, एंड सो ऑन। जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ 8th हाउस से देखी जाती हैं इन लॉज के रिलेशन में। 8th हाउस इनहेरिटेंस का भी है, और सैटर्न 8th हाउस में जब होते हैं और अगर आपके मल्टीपल सिबलिंग्स हैं तो आपको इनहेरिटेंस मिलने में दिक्कत डेफिनेटली यहाँ से देखी जाती है, अनलेस अनटिल उसके ऊपर कोई बहुत ही ज़्यादा बेनिफिक इफेक्ट हो। अब हमारे ट्रेडिशनल टेक्स्ट क्या कहते हैं कि सैटर्न जब 8th हाउस में होते हैं वो आपको हिडन रिसोर्सेज से पैसा दिलवा सकते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया या माइनिंग हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन आज के अगर हम इस प्रैक्टिकल लॉजिक पे आए तो कितने ही लोग माइनिंग करते हैं, ऑयल रिलेटेड काम करते हैं। तो इसका हम आज के टाइम में एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ये भी है कि धरती के नीचे कुछ भी मिलने वाली धरती के नीचे कुछ भी ऐसी मिलने वाली चीज़ें, नॉट ओनली ऑयल माइनिंग, चाहे वो मेनी पीपल आर एक्सप्लोरिंग क्रिस्टल्स वो करते हैं, या कोई ऐसे मेटल की माइनिंग करते हैं, नॉट ओनली ऑयल, राइट, एंड गैस, या उसके अलावा धरती के नीचे काफ़ी उगाई जाने वाली ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, या 8th हाउस से रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ मशरूम फार्मिंग देखी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये 8th हाउस सैटर्न आपको बेनिफिट यहाँ पे दे सकते हैं। अब 8th हाउस अगर हम देखें तो 5th हाउस से चौथा पड़ता है, 5, 6, 7, 8, राइट। 5th हाउस होता है बेबीज का, चिल्ड्रन का, और 4th हाउस किसी से भी दिखाता है नर्चरिंग, और 8th हाउस इटसेल्फ डेथ हाउस है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट को लिंक करेंगे तो सैटर्न 8th हाउस वालों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्म बन जाता है कि जितने भी ऑर्फनेज हैं या ऑर्फन बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन या उनकी नर्चरिंग में अपना वो योगदान करें। और सैटर्न मींस हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क। ये नहीं कि आपने घर पे देखा कि कौन से ऑर्फनेज है, ऑनलाइन मैं उसको पैसा डोनेट कर दूं, नहीं। सैटर्न वांट्स यू टू डू फिजिकल वर्क, यू एक्चुअली गो देयर, स्पेंड टाइम विद सम ऑर्फन चिल्ड्रन, आप उनको कुछ सिखाएं, उनकी इमोशनल नीड्स को केटर करें। ये एक बहुत अच्छा कर्म बन जाता है आपके लिए। साथ ही साथ अगर किसी ऑर्फनेज, अगर आपको पता है कि कहीं पे कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो उसके कंस्ट्रक्शन में आप पैसा दें, क्योंकि जितना भी कंस्ट्रक्शन का सामान होता है, स्टील, लोहा इत्यादि, सीमेंट, ये भी सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म बन जाता है। साथ ही साथ हो सके, आई नो इन लॉज के साथ एट द टाइम कभी आपके मन में कोई ऐसे ख्याल आ सकते हैं या आपके विचार नहीं मिलते या कुछ और, बट उन चीज़ों को आप साइड में रखें, राइट। आप इसको ऐसा मान लें कि आपका कर्म है, और जितने भी कहीं ना कहीं रिश्ते हमारी लाइफ में आते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल सोल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। आप माने या ना माने, लेकिन जब आपका सोल इस धरती पे आने से पहले वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऊपर हुए होते हैं कि आपको ये लोग मिलेंगे लाइफ में, राइट। फिर वो अच्छे लगे आपको या बुरे लगे, तो जस्ट इग्नोर योर एनी डिफरेंसेस विद द इन लॉज। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा कर्म हो जाएगा, राइट। तो अगेन सैटर्न 8th हाउस इज नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, बट अगर हम आयु के हिसाब से देखेंगे तो ये थोड़ा सा बेनिफिक होता है। और एक लास्ट रेमेडी, 8th हाउस क्योंकि डेथ हाउस है, और हमारे हिंदुइज्म में और बाकी कल्चर्स में जो कौवे होते हैं, क्रोज, ब्लैक क्रोज, उनको वो माना जाता है कि वो एक लिंक है हमारे और हमारे डेड एंसेस्टर्स के बीच में। तो यहां पे कौओं को दाना खिलाना, उनको फीड करना अपने एंसेस्टर्स के नाम से एक बहुत ही पोटेंट रेमेडी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसका वो एक शी वॉज अ फीमेल, एज्ड फीमेल, 40-45 में थी वो। उनके सैटर्न, मार्स और सूर्य ये सब थे 8th हाउस में, और उनको ब्लड से रिलेटेड कुछ कैंसर था, सेकेंड स्टेज अभी भी है। शी इज स्लोली रिकवरिंग फ्रॉम इट, बट आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके घर स्पेसिफिकली बाय नेचर, बाय ऐसा कुछ कायदा था कि उनके घर एक कौवा आता था और वो उसको फीड करती थी। जब मैंने उनको ये रेमेडी बताई तो उन्होंने मुझे खुद से ही बताया कि एक्चुअली मेरे साथ ऐसा नेचुरली ही हो रहा है, और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि उसी के कारण मैं जितना भी सेफ हूं या जितनी भी जी रही हूं, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। सो ये एक बहुत ही पोटेंट रेमेडी देखी गई है। और कौवे को रेमेडी, ये एक ऐसी रेमेडी है कि आप वैसे तो कभी भी करें, इट विल गिव यू इफेक्ट, क्योंकि आप नेचर को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। लेकिन अमावस्या के दिन, नो मून नाइट, जिसको हम स्पेसिफिकली पितरों से जोड़ते हैं, और वो शनि का दिन होता है, उस दिन आप डेफिनेटली करें। आपके मोहल्ले में कौवे नहीं भी हैं, ढूंढें, आई डोंट नो, कुछ करें, लेकिन ये आप रेमेडी डेफिनेटली करेंगे तो सैटर्न 8th हाउस की जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ से दूर जाएगी, राइट। अब हम आते हैं सैटर्न इन 9th हाउस। 9th हाउस वैसे तो देवगुरु बृहस्पति का स्थान है, ये आपके भाग्य, लॉन्ग जर्नीज और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पिता का स्थान है। सैटर्न, अगर आपने मैथोलॉजी आपको थोड़ी पता होगी, तो सैटर्न सूर्य पुत्र हैं, लेकिन उनके भी अपने पिता के साथ बहुत ही ज्यादा मनमुटाव हैं। शनि और सूर्य एक दूसरे के आर्च एनिमीज हैं, डिस्पाइट बीइंग सन एंड फादर। और यही थीम आपको सैटर्न 9th हाउस में देखने को मिलेगी प्रोमिनेंटली, चाहे वहां पे कोई भी साइन हो। ऐसे लोगों के पिता जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, और जब भी स्कूल या कॉलेज में वो कहीं उनका मतलब जो बैचमेट कहीं लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं, लॉन्ग जर्नीज पे जाते हैं, तो ऐसे लोगों के पिता हमेशा उनको जाने की इजाजत नहीं देते। ये भी एक प्रोमिनेंट थीम देखी गई है, क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग जर्नी से भी जुड़ता है, तो उनको लॉन्ग जर्नीज पे जाकर इंजॉय करने की इजाजत अपने फादर से स्पेसिफिकली लेने में बहुत दिक्कत होती है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ते हुए ऐसे लोग अपने फादर के प्रति बहुत ही रिबेलियस भी हो जाते हैं। तो ये एक प्रोमिनेंट थीम है। उसके साथ 9th हाउस जो है आपके भाग्य को दर्शाता है, और शनि जैसा स्लो मूविंग प्लैनेट जब आएगा, ड्राई प्लैनेट आपके भाग्य के स्थान में, तो आपको बार बार ये लगेगा कि यार ये चीज मेरे पास आ ही रही थी, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल ही रही थी कि एंड टाइम पे ये चलेगी, राइट। और आदमी फिर जब ऐसे बार बार ठोकरें खाता है तो उससे कहीं ना कहीं लगना ही शुरू हो जाता है कि यार मेरा जो किस्मत है वो आई डोंट नो कहीं ना कहीं डिले हो रही है, एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। लेकिन ये सैटर्न 9th हाउस की एक बैड इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसको मिटिगेट करने के कई रेमेडीज हैं। सबसे पहली रेमेडी जो मैं बताता हूं, हमेशा आपकी खुद की कॉन्शियसनेस होती है, राइट। कि अगर आपको पता है कि आपके पिता से कहीं ना कहीं सावर रिलेशन है या कुछ भी है, वो आपकी बात नहीं मानते, आप उनकी बात नहीं मानते, तो कम टू टर्म्स विद इट। और दिस डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट यू हैव टू सूनर और लेटर कम टू टर्म्स विद इट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपके पैदा होने से पहले ही दिस ऑल रिलेशंस हैव बीन चोजन इनटू योर लाइफ। उसके बाद 9th हाउस दर्शाता है आपके इष्ट को या आपके कुल देवी देवता को, अगर आप उनको मानते हैं।
तो ऐसे टाइम पे अगर आप अपने कुल देवी देवता के टेम्पल पे जाकर अगर वहां के पुजारी या टेम्पल की रिकंस्ट्रक्शन में या उसके रेनोवेशन में पैसा दें, ना कि पैसा लेकिन फिजिकल श्रम भी करें, तो भी आपके सैटर्न नाइन्थ हाउस के काफ़ी जो नेगेटिविटी है वो दूर होएगी और आपका लक धीरे धीरे खुलना शुरू होएगा। वैसे भी सैटर्न नाइन्थ हाउस में जब बैठते हैं तो ऐसे लोगों का लक 34 से लेके 35 की उम्र में खुलना शुरू होता है, राइट। एक तो ये थीम होगी। दूसरी थीम यहां पे देखी जाती है कि नाइन्थ हाउस जो है वो आपके मास्टर्स को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोगों को अपने जब मास्टर एजुकेशन परस्यू कर भी लेते हैं तो उसके दौरान इनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, या तो इनका कॉलेज बहुत दूर होता है, या इनको जाने में बहुत दिक्कत होती है, या इनके एग्ज़ाम के आसपास कहीं सेहत ख़राब हो जाना, या किसी फाइनेंस के रिगार्डिंग ये अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाती है, उसमें ब्रेक आने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है यहाँ पर। तो आप लोगों के लिए एक नेचुरल कर्म बन जाता है सबसे पहला, जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि नाइन्थ हाउस आपके धर्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी आपके घर में कहीं मंदिर है उसकी साफ सफाई आप खुद करें। अगर आपने मंदिर नहीं इस्टेब्लिश किया, इफ़ पॉसिबल आप उसको इस्टेब्लिश कर लें, राइट। ईस्ट की दिशा में नॉर्मली हम करते हैं इसको, इनकी स्थापना करते हैं घर में मंदिर की सूर्य उदय की दिशा में। पॉसिबल है तो उस दिशा में आप कर लें। अगर आपके घर में ऑलरेडी मंदिर है और कहीं ना कहीं उसके रख रखाव अच्छा नहीं है, वहाँ पे पुराने कपड़े हैं, कहीं ना कहीं गंदगी है मंदिर के आसपास, तो आप उसको साफ सफाई करें। ये भी एक आपका कर्म होएगा रिलेटेड टू सैटर्न इन नाइन्थ हाउस। और साथ ही साथ अगर आपको कभी खबर मिलती है कि यार यहाँ पे किसी फला देवता का मंदिर बन रहा है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन में आप पैसा दें। ये भी सैटर्न नाइन्थ हाउस के जो है नेगेटिव इफेक्ट को बहुत हद तक दूर करेगा। तो ऑल इन ऑल मैं कहूंगा कि सैटर्न नाइन्थ हाउस इतनी भी बुरी पोजीशन नहीं है कंपेयर टू एट्थ हाउस, बट हाँ ये डिफिकल्ट है स्पेशली इफ कंपेयर टू लक एंड योर रिलेशंस विद फादर। फिर हम आते हैं सैटर्न इन 10th हाउस। 10th हाउस बाय डिफॉल्ट यहां पे एक मकर राशि का जो है रस होता है, और मकर कहीं ना कहीं शनि की ही राशि है। उन्हीं की तरह एक मैं कहूंगा एक बंजर भूमि मानते हैं मकर राशि को, और ड्राई लैंड है और शनि भी इसको रूल करते हैं। तो ऐसी पोजीशन में शनि इन 10th हाउस इज कंसिडर्ड कंफर्टेबल पोजीशन नंबर 1। ऐसे लोग देखा गया कि बार बार जॉब चेंज करना इनको पसंद नहीं है। ये एक जॉब में लग जाएंगे तो बस उसमें घुस ही जाएंगे अप टिल द पॉइंट ऑफ मेलनकली। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, याद रखिएगा, जब कभी अगर आप एम्प्लॉयर बने या कोई बिजनेस खोलें जिसकी भी कुंडली में शनि 10वें हाउस में है, ऐसे एम्प्लॉयज को आप आंख बंद कर कर अपनी कंपनी में ले लें। वो नॉट ओनली रेगुलर टाइम, वो ओवर टाइम भी आपकी कंपनी में करेगा और बदले में कुछ डिमांड भी नहीं करेगा। ऐसे इतने कर्मठ लोग होते हैं सैटर्न इन 10th हाउस। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी राशि फेवरेबल नहीं है तो ऐसे लोग अपने बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट करना, एक ईगो टसल में पड़ जाना, और ऐसे लोग मतलब ये मानते हैं ना कि मतलब क्योंकि सैटर्न एक जज है और वो अपनी ही राशि में है, तो ऐसे लोग फिर औरों के लिए जो अपनी कंपनीज में जो डाउन ट्रोडन होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, यूनियन बनाना और यूनियन के लीडर बनना, कंपनी के जो हाई अप्स होते हैं उनके खिलाफ लड़ना, ये भी देखा जाता है। और ये थोड़ा सा रस आपको 11th राशि में भी, 11th हाउस में मिलता है, वहाँ पर भी मैं आता हूँ, तो ये देखा जाता है। फिर ट्रेडिशनली अगेन 10th हाउस में ये बोला जाता है कि शनि आपको ऑयल से रिलेटेड, गैस माइनिंग से रिलेटेड, भूमि इन प्रोफेशंस में आपको फेवरेबल आउटकम देते हैं। हाँ, ये डेफिनेटली है, नो डाउट। आप अगर आपके शनि 10th हाउस में है, इफ यू आर स्टिल लिसनिंग दिस वीडियो, आपको नहीं पता 10th 12th के बाद क्या करना है, मे बी यू कैन ऑप्ट फॉर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और कोल मतलब इंजीनियरिंग या जियो मतलब रिलेटेड कुछ ONGC वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस में, दैट विल प्रूव टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। दिस इज द बोनस टिप। प्लस यहां पे क्या देखा गया कि सैटर्न इज अ कॉस्मिक जज, और ऐसे लोग अगर लॉ के प्रोफेशन में जाते हैं, स्पेसिफिकली इफ दे आर प्लानिंग टू बिकम अ जज, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डजेंट मैटर, कहीं पे भी, ये भी एक बहुत अच्छी फेवरेबल पोजीशन होती है ऐसे टाइम पे, राइट। और सैटर्न 10th हाउस में मैं कहूँगा यहाँ पे कोई भी आपको स्पेसिफिक रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपना वर्क लाइफ का बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत होती है कि आप काम में इतना भी ना डूब जाएं कि 10th हाउस का जो ऑपोजिट हाउस होता है 4th हाउस, वहाँ पे आपको दिक्कत आना शुरू हो जाए। रेस्ट आई वुड कंसिडर 10th हाउस टू बी अ गुड हाउस फॉर सैटर्न। फिर हम आते हैं सैटर्न इन 11th हाउस।
11th हाउस इज को रूल्ड बाय सैटर्न एंड राहु। 11th हाउस दर्शाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को। सैटर्न अगर यहाँ पे फेवरेबल पोजीशन में है तो ये भी आपको अपने ऑफिस में जितने वो कहते हैं निगलेक्टेड एम्प्लॉयज हैं जो काम तो करते हैं लेकिन उनको क्रेडिट नहीं मिलता, उनके लिए आप आवाज उठाएंगे अपने बॉस के साथ या हायर अप्स के साथ। एक्चुअली सैटर्न इन 11th हाउस गिव्स यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू बी अ यूनियन लीडर और आप लोगों का भला करें अपने वर्क लाइफ में। सैटर्न जब 11th हाउस में होते हैं तो उनका एक आप कह लें कि सैटर्न क्योंकि एक हैवी प्लैनेट है, उनका एक काफ़ी बचपन से या अर्ली एज से गोल होता है कि मैं जल्दी कमाना शुरू कर दूं और वो इनकम के एवेन्यू देखने शुरू भी कर देते हैं एंड दे स्टार्ट अर्निंग बाय देयर हार्ड वर्क। और वो सीखते सीखते कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे रोल्स पर, मैनेजेरियल रोल पर पहुंच जाते हैं इन द लेटर हाफ ऑफ देयर लाइफ। ये एक सैटर्न 11th हाउस का पॉजिटिव इफेक्ट है। सैटर्न जब 11th हाउस में होते हैं तो आपके अगर हायर कोई आपके एल्डर सिबलिंग हैं उनके साथ आपके रिलेशन बहुत ही शनि यहाँ पे ड्राई कर देंगे और उनसे आपको मैं कहूँगा कोई एडवाइस नहीं मिलेगा या उनसे आपको मैं ये कहूँगा इन शॉर्ट कोई लाभ नहीं होएगा, राइट। हाँ, आप उनके प्रति अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, वो करें या ना करें, लेकिन आप उनके प्रति अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी निभाएंगे सैटर्न 11th हाउस में। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जब ऐसी पोजीशन होती है तो आपके लाइफ में ना दोस्त जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन सैटर्न क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करते हैं। और जितने भी आपके दोस्त होंगे या तो वो आपसे उम्र में बहुत बड़े होंगे, नंबर 1, या उनकी थिंकिंग बहुत मैच्योर होगी, वो आपके एज की नहीं होगी। तो ये एक सैटर्न का अच्छा इफेक्ट यहाँ पे मिलता है सैटर्न 11th हाउस में। तो ऑल एंड ऑल ये गुड पोजीशन है। टाइम के साथ सैटर्न और इंप्रूव होते हैं और यहाँ पे आपको पूरे जो हैं कहीं ना कहीं आपके इनकम विद टाइम इंक्रीज करने में ये बाध्य होते हैं, क्योंकि अगेन 11th हाउस भी कहीं ना कहीं उपच्य हाउस होता है जो समय के साथ ग्रो करता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, बस जो आप अपना फ्रेंड सर्कल चूज करना है वो आप केयरफुली करें। आप देखें कि कहीं ना कहीं अगर बुरी राशि है यहाँ पे सैटर्न की तो आप अपने फ्रेंड को धोखा ना दें, उनकी चुगलियां वगैरह ना करें, और अगर बुरी पोजीशन है तो आप उनसे खुद भी बच के रहें। यही एक आपके लिए रेमेडी होगी और कुछ भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं सैटर्न इन द 12th हाउस। अब ये एक डबल एज्ड सोर्ड है और इसके कंसल्टेशन मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं और मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, सबसे पहला फिजिकल ट्रेट, जिस किसी का भी सैटर्न 12th हाउस में है उनके कंधे जो होंगे वो ब्रॉड नहीं होंगे, हमेशा स्लाइटली उनका एक स्लाउच होएगा, वो ऐसे झुक के चलेंगे। ये सबसे पहला ट्रेट होता है कि काफ़ी चांसेस हैं ऐसे बंदे के 12th हाउस में सैटर्न है, राइट। पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो स्लीप होती है ना वो कभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती। मतलब ये अगर पूरे 8-9 घंटे सो भी लेते हैं, इनको लगता है कुछ मिसिंग था, एक वो रस नहीं आया, स्वाद नहीं आया। और अगर सैटर्न की बुरी राशियों में तो दे बिकम ओवर स्लीपर्स और ये बहुत ही ज्यादा आलसी यहां पे हो जाते हैं। 12th हाउस आपके बेड प्लेजर्स का है विद योर पार्टनर और विद इन योर रिलेशनशिप। यहां पे सैटर्न उसमें भी कमी लेके आते हैं। कहीं ना कहीं सैटर्न अपनी जो मैं कहूँ अगर दरिद्रता है वो 12th हाउस के बेड प्लेजर्स में ले आते हैं एंड इट डजंट लेट यू फील दैट क्वालिटी लव इमोशन ड्यूरिंग दैट इंटीमेट टाइम्स। ये एक सैटर्न की प्रोमिनेंट थीम देखी गई है 12th हाउस में। इसके बाद 12th हाउस जो रिप्रेजेंट करता है वो जेल्स, आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर सैटर्न किसी बुरी नक्षत्र में आ गए, लेट अस से फॉर एग्जांपल शतभिषा जो 100 हीलर्स का नक्षत्र मानते हैं, तो ऐसे लोगों की बीमारियां डिटेक्ट करने में इनको बहुत ही टाइम लग जाता है और बहुत डॉक्टरों के बाद में जाकर ऐसे लोगों की बीमारियां डिटेक्ट होती हैं। ये एक स्पेसिफिक मैं आपको नक्षत्र बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, शतभिषा नक्षत्र अगर सैटर्न इसमें होते हैं तो। सैटर्न एक नेचुरल प्रोफेशन के कारक हैं, कर्म के कारक हैं। जब किसी का सैटर्न 12th हाउस में होता है और अगर उसका 10th हाउस अच्छा नहीं है, विद दिस कंडीशन मार्स अच्छा नहीं है या 10th हाउस अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपनी रूटीन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो काम पे भी बहुत ही ज़्यादा आलस पसंद होते हैं ऐसे लोग। साथ ही साथ एक और फिजिकल ट्रेट नोट किया गया है कि जब सैटर्न 12th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों के पैर में कोई ना कोई दिक्कत होती है, इनके नाखून काले पीले रंग के हो जाते हैं या गलने या फंगस कुछ होती है, या ऐसे लोग फ्लैट फुट होते हैं। आप नोट करिएगा, ये भी सैटर्न 12th हाउस के एक प्रोमिनेंट फिजिकल ट्रेट देखा गया है।
इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि ये एक डबल एज सोर्ड है, तो इसका दूसरा बेनिफिट क्या है? सैटर्न 12th हाउस वाला बंदा अगर अपने देश को छोड़कर किसी और देश में प्रोफेशन करेगा या वहां पे रहेगा, तो ये जो प्लेसमेंट है उसके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। लेकिन क्योंकि ये सैटर्न है, धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं, आपको फॉरेन जाके एकदम चैन नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको बहुत ही लोअर लेवल की जॉब के साथ शुरू करना पड़े, जो सिचुएशन है आपके अगेंस्ट हो। लेकिन ये सब चीज़ें टाइम के साथ इंप्रूव होंगी, इतनी कि आपके अगर आप अपने देश में होते तो उतना आप कंफर्ट एंजॉय नहीं कर पाते जितना आप सैटर्न 12th हाउस में विद टाइम करेंगे इन फॉरेन कंट्रीज, राइट। यहाँ पे ये भी देखा गया होती है टेंडेंसी कि जो आपका लक है कहीं ना कहीं वो बहुत ही टाइम के बाद खुलता है, उसको भी 34-35 साल लग जाते हैं कि आप फुली अपने पोटेंशियल, चाहे वो वर्क हो या अपने फुली लाइफ के पोटेंशियल को अचीव करें टिल दैट एज। तो ये थोड़ी सी एक पेशेंस वाली आपको यहाँ पे बना के रखनी पड़ती है। उसके अलावा ऐसे लोग सैटर्न 12th हाउस में अगर स्पिरिचुअलिटी वगैरह में जाना चाहते हैं तो अगेन सैटर्न इतनी जल्दी वो द्वार नहीं खोलते आप लोगों के लिए, उसमें भी आपको बहुत मेहनत कराते हैं एंड विद टाइम इट इम्प्रूव्स। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कर्म बन जाता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे कौन सी राशि है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 12th हाउस में 2 नंबर की राशि है टॉरस की, तो वो जेल्स में जाकर खाना खिलाए, हॉस्पिटल में जाकर जो पेशेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी कुछ रिसोर्सेज या उनको खाना खिलाएं, वो बहुत ही एक अच्छी रेमेडी होगी। या अगर वहाँ पे मान लीजिए 5 नंबर की राशि है, तो जितने भी लोग पेशेंट्स हैं अगर वो उनकी दवाइयों की मदद कर दे, राइट, कहीं ना कहीं तो उसमें उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ अगर आप करेंगे तो इससे सैटर्न 12th हाउस का जो नेगेटिव इफेक्ट है ये काफ़ी हद तक मिटिगेट होंगे। साथ ही साथ अगर आपको सैटर्न 12th हाउस में कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे हैं नींद की, तो आप 2 चीज़ें ट्राई करिएगा, मैं हमेशा बताता हूँ। एक तो होगी लाल सौंफ, हरी सौंफ को आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखिएगा मंगलवार के दिन, उससे थोड़ी आपकी नींद में इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन ये आपके जो बेडरूम का माहौल है वो थोड़ा अग्रेसिव कर सकती है ये रेमेडी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, एक साइड इफेक्ट है। अगर ये ऐसा होता है तो आप दूसरी एक रेमेडी करिएगा कि कोई भी पुरानी परफ्यूम की बोतल लेकर अपने तकिए के नीचे रख दीजिएगा 1 हफ्ता, और 1 हफ्ते बाद आप उस परफ्यूम की पुरानी बोतल को टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए, नहीं तो गटर में फेंक दीजिएगा। उससे भी जो सैटर्न 12th हाउस की जो एक नीचता है, जो एक दरिद्रता है, वो दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट वीडियो की सीरीज विद दिस सेकंड पार्ट कि सैटर्न का पेंडिंग कर्मा पहले से लेके 12 घरों में क्या क्या होता है और क्या क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए अपनी लाइफ को और आसान करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू लाइक इट, हमेशा की तरह सब्सक्राइब इट, और चैनल को आप व्यू तो करते हैं, थैंक्स फॉर ऑल द व्यूज़, लेकिन आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे उससे ज़्यादा और मोटिवेशन मिलती है कि मैं प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक रेमेडीज़ आपके पास लेके आऊँ। तो प्लीज़ ऑलवेज हेल्प मी इन ग्रोइंग माई चैनल। हमेशा की तरह थैंक यू।